हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद येट अनदर मोटिवेटिंग सेशन। तो दोबारा से एक बार हम बात करने जा रहे हैं और आई एम गोइंग टू टॉक टुडे टू चारवी। चारवी इज फ्रॉम बरनाला, पंजाब, एंड शी इज स्टडिंग देयर एट Sacred Heart Convent School, and she has taken humanities in her class 12. And you know what? He has secured rank 51 in the CLAT 2025 examination. She's also the rank 1 in the PWD category. And of course, she is headed to NLS Bangalore. So today we are going to talk about Charvi's journey to CLAT 2025, how she prepared for the examination, her ups and downs in the preparation period, and more about that actually around that. So first of all, Charvi, welcome to the session, and once again, congratulations. This is a wonderful achievement, I must say. Thank you, sir. इतना आसान नहीं है क्लैट का पेपर को क्रैक करना. You know that you have worked really hard for this actually, and managing especially with your school studies. I think when the exam is happening in December, that adds a lot of pressure as well. बहुत ही important है इस aspect को ध्यान में रखना, and that's why I'm saying this is a wonderful achievement actually. So let's begin the session, and I'm sure those watching will definitely get motivated, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपने बहुत पहले से तैयारी शुरू की थी. यू स्टार्टेड दैट इन क्लास 11th एक्चुअली. You joined Career Launcher through the online program. You attended online classes for the 2 years. But before everything else, ये लॉ करने का थॉट कैसे आया? So what was the reason to get into the legal field? क्या सोच करके, मतलब how did you plan your career? सर, मैंने डॉक्टर या इंजीनियर तो बनना नहीं था, तो ये लॉ की फील्ड में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि हाँ ठीक है, तो फिर बस. अच्छा, सो मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, तो इसलिए सोचा कि लॉ एक अच्छा फील्ड है, एंड सो वी कैन गो फॉर दैट. चलो बात करते हैं तुम्हारे प्रिपरेशन की, बिकॉज यू स्टार्टेड योर जर्नी इन क्लास 11th इटसेल्फ. तो कितने सीरियसली डे वन से पढ़ाई की, या बाद में जाके थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा आया, थोड़ा फाउंडेशन पहले बिल्डअप कर लिया, उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा और इस पे वर्क करते हैं? सर, क्लास 11th में मैं क्लासेस अटेंड करती थी और जो फाउंडेशन बुक्स थी वो करती थी, और जो क्लास शीट्स होती थी वो करती थी, और मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग भी स्टार्ट कर दी थी अच्छी तरह से, तो मैं वो करती रही. और बस यही था, इतनी सीरियस तो नहीं थी, बट फिर भी इन टच रहती थी मैं. और फिर 12th में थोड़ी और मैं एफर्ट्स डालने लगी, और सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सब. ओके, सो मॉक्स पे हम आते हैं, बट 12th में आप आए तो आपका थोड़ा सीरियसनेस डेफिनेटली बढ़ा, जस्ट लाइक यू सेड. तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बैलेंस बोथ योर क्लास 12th एंड योर क्लैट प्रिपरेशन? कितना डिफिकल्ट लगा आपको कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है, और किस तरीके से आपने किया? सर, मुझे नवंबर में काफ़ी, मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि एक तो स्कूल वालों ने एग्ज़ाम्स रख रखे थे, और फिर छुट्टी लेनी पड़ी थी वगैरह वगैरह. मैं सिर्फ 4 डेज़ गई थी नवंबर में, और फिर प्रिंसिपल को भी मैंने एप्लीकेशन दे दी थी कि मैं टेस्ट नहीं अपीयर कर पाऊँगी, एग्ज़ाम्स. और वैसे तो कोई ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं आई थी 12th को बैलेंस करने में, लेकिन मेरे पास मैथ्स सब्जेक्ट था, तो कभी-कभी डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि मैथ्स में आपको इन टच रहना पड़ता है, सारे कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ओह, दैट्स तो वंडरफुल, इसलिए बिकॉज़ आपका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है और आपने साथ में मैथ्स ले रखा था एक्चुअली. सो दैट्स रियली, यस बिकॉज़ सर. बहुत कम लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में होते हुए मैथ्स लेते हैं. सो दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली, इट रियली हेल्प्स. तो यस. कितने घंटे क्लैट की तैयारी करते थे ऑन एन एवरेज, ऑन अ डेली बेसिस? कितना समय देते थे? सर, नवंबर के महीने में मैं घर पे ही थी, तो 6 टू 8 आवर्स मिनिमम तो लगते ही थे. और जो उससे पहले या टाइम, जब मैं स्कूल में जाती थी, तो 3 टू 5 आवर्स भी लग जाते थे, और अगर छुट्टी होती थी तो उससे ज़्यादा लगते थे ऑफ कोर्स. और बस ऐसे ही था, मतलब ओके. देती रहती थी मैं समय.
कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन एग्जाम का जिसके ऊपर लगा कि नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा इस पे एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, शायद यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट वीक हो या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए डेफिनेटली, विच विल डेफिनेटली इंप्रूव माय स्कोर्स? लॉजिकल रीजनिंग, उसमें मेरी काफ़ी गलतियाँ होती रहती थी और मुझे ऐसे बहुत ही सब्जेक्टिव सा लगता था वो कि ये ऑप्शन भी ठीक है बट ये भी ऑप्शन भी तो ठीक ही है। तो उसमें मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी कि कैसे मैं करेक्ट आंसर को ही चूज़ करूँ। तो वो मॉक्स देने बार-बार देने के बाद ही वो फिर वो आप समझ पाते हो कि हाँ, ये राइट आंसर है। और मेरी जो क्लासेस लगी थी लॉजिकल रीजनिंग वाली, वो भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि उनसे मेरा बेस बन गया था कि हाँ, ऑप्शन को नेगेट कैसे करना है, कौन-सा सही ऑप्शन हो सकता है। वो फिर तो जब मॉक्स शुरू हुए थे, तो मुझे इतनी कोई तकलीफ नहीं आई थी लॉजिकल रीजनिंग में, लेकिन गलतियाँ फिर भी होती थी, तो फिर उनको इम्प्रूव करती थी मैं। सो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दैट्स व्हाट यू वांट टू से कि मतलब अगर गलती हो रही है तो उससे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यस, ग्रेजुअली अगर आप पहले स्टार्ट करते हो तो आपको टाइम मिल जाता है इंप्रूव करने के लिए, जैसे आपने मॉक्स में उसको इंप्रूव कर लिया। एक और सेक्शन है जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि इतना वास्ट है। आई अंडरस्टैंड, आप समझ गए हो कि हम जीके की बात करने वाले हैं। तो आपने जीके का जो सेक्शन था उसको कैसे प्रिपेयर किया? सर मुझे जीके तो बहुत अच्छी लगती थी और मैं मैं जीके की तैयारी न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस, और जो वीकली मंथन्स होते थे वो करती थी। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन-सी न्यूज़ या कौन से जीके के टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर वो जब आप वीकली मंथन्स पढ़ते हो, सब कुछ रेलेवेंट नहीं होता। उसमें से आपको फ़िल्टर आउट करना होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और फिर वो उसकी रेगुलरली उसके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं ताकि एग्ज़ाम तो क्योंकि दिसंबर में होता है और प्रिपरेशन एटलीस्ट जनवरी से शुरू करनी पड़ती है। तो उसके रेगुलरली न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने और वीकली मंथन से नोट बनाने और उसको रिवाइज़ भी करना है एग्ज़ाम से पहले, वो होता है। और ये सब करने के बाद फिर मुझे मॉक्स में जीके में तकलीफ़ नहीं होती थी। सो मतलब जीके आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि आप न्यूज़पेपर डेफिनेटली फॉलो कर रहे थे, मंथन फॉलो कर रहे थे। मॉक्स की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, क्या लगता है मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो क्लैट जैसे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और कितने सारे मॉक्स लिखने चाहिए उनको? सब मॉक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मॉक्स से ही सीखते हो। और मैंने शायद 50-60 मॉक्स दिए होंगे क्लैट के, शायद पता नहीं 50 तो दिए ही हैं। और एग्ज़ाम के करीब आके तो और भी देने चाहिए आई थिंक, जब एग्ज़ाम करीब आ जाए। ओके, तो मॉक्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और आपने ऑलमोस्ट सारे मॉक ले ही दिए, 60 मॉक्स थे तो आपने सारे मॉक्स लिखे। एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे आप लर्न करते हो। आप कितना समय बिताते थे एनालिसिस करने में, और क्या देखते थे कि मुझे क्या चेक करना चाहिए एनालिसिस में, कैसे आप अपनी गलतियों को पकड़ते थे और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कैसे करते थे? सर मेरे एनालिसिस में टाइम में 3 आवर्स तो लग ही जाते थे मिनिमम, और मैं यूजुअली इंग्लिश और लॉजिकल पे फ़ोकस करती थी क्योंकि उसमें गलतियाँ होती थी। और मैं कभी-कभी उसका नोट डाउन कर लेती थी कि मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया लेकिन इसमें ये खराबी थी, तो ये वाला चूज़ करना चाहिए था। तो वो लिख लेती थी कि हाँ, ऐसे, ताकि फिर वो एक माइंडसेट सा बन जाता है। फिर वो अगले मॉक में फिर वो रिपीट नहीं होती थी। कभी-कभी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ लेती थी, उसको भी फिर इम्प्रूव करना होता है। एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट होती है, और उसमें मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जो मेरे गलतियाँ होती थी, वो भी देख लेती थी मैं। ओके, और अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, देखो 2 साल डेफिनेटली बहुत लंबा समय होता है। 11th में स्टार्ट करना, फिर 12th को बैलेंस करना, तो कहीं ऐसा मोड़ आया लाइफ में इन 2 सालों में जब लगा कि यार 2-4 दिन का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मतलब इतने समय से पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम हो नहीं रहा है, तो मतलब वो अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग आती है। आपके साथ हुआ कहीं कभी ऐसा?
सर मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल ही छोड़ दी थी मार्च के महीने में। मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ टच हो गई थी, ना हमारी आई थिंक क्लासेस से ब्रेक भी था और मॉक्स अभी शुरू नहीं होने थे, तो उस वक्त तो मैंने छोड़ ही रखी थी पढ़ाई। ओके, तो फिर वापसी कैसे हुई? वापसी फिर क्लासेस लगने लगी और मॉक्स भी होने लगे, फिर सेक्शनल्स देने लगी, मैं बुक्स से प्रैक्टिस करने लगी ओके, ग्रेट। जीके फिर। ओके तो एक बात बताओ चार्वी, एग्जाम जब देने गए थे और जब आपने पेपर देखा इस बार का, थोड़ा डेफिनेटली अलग था। 2 साल से हम देख रहे हैं जीके सेक्शन है जो थोड़ा शॉक दे देता है। ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या स्ट्रैटेजी प्लान किया था एग्जाम में? उसी स्ट्रैटेजी पे टिके रहे या फिर वहां पर चेंज किया? आपका ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था क्लैट का? सर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैंने स्ट्रैटेजी कोई चेंज नहीं की, जैसे मैं मॉक्स देती थी वैसे ही दिया था। और लेकिन मुझे थोड़ा-सा ऐसे सैड सा फ़ील हुआ था अंदर से कि ये इतना ईज़ी पेपर आ गया। मतलब हमने इतनी तैयारी की है, पता नहीं बाकी बच्चों से एज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता नहीं अपने जो हमने हार्ड वर्क किया उसका फ्रूट पता नहीं मिलेगा। फिर बस थोड़ी मैं और वो एआर सेक्शन जो गलत था, उस पे भी मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। हम्म, जीके पे भी मुझे थोड़ा अपसेट थी मैं कि इतनी तैयारी की और इन्होंने पैसेज में ही जीके दे रखी है। तो हाँ नहीं, वो मैं तो पेपर पैसा देने नहीं के था बट बाद डेफिनेटली सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग हुँ, एलिमेंट तो डेफिनेटली था फिर भी। पेपर देने के बाद मैं इतनी खुश नहीं थी। अच्छा, तो फिर रिजल्ट आने के बाद कैसी रही? पार्टी सर अभी चल रिजल्ट रही है, आने के पार्टी बाद रुक गई है? सर रिजल्ट आने के बाद तो बहुत ही खुशी हुई, पता ही है कि हाँ, चलो अब तो मिल गया फ्रूट। ग्रेट। इनफैक्ट बहुत अच्छा, मतलब एंड जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत ही आप उस तरीके से बोल नहीं रहे हो बट मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत किया है इस चीज को लेकर के, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये रैंक लाना, और एक एनएलएस बैंगलोर में जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन चार्वी आपसे कि क्योंकि आपने ये अब अचीव किया है, आपने बहुत कुछ सीखा पिछले 2 सालों में कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, अब आपने वो करके भी दिखाया है। तो जो आपके जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखने वाले हैं या उसके आगे एग्जाम लिखेंगे, तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा? उनको क्या करना चाहिए अभी से? हार्ड वर्क ही करनी चाहिए और फ़ोकस्ड रहना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका मन कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आप फिर भी पढ़ने के लिए बैठो और अपने फ़ोकस से तैयारी करो। सो डिसिप्लिन गाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट इज चार्वी विथ मी राइट नाउ, एंड once again let me talk about her. She is all India rank 51 this year in CLAT 2025, and she also is the PWD rank 1, and she comes from a small town Barnala. So I'm sure Chavi is definitely an example of great determination, और ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि स्मॉल टाउन से बच्चे क्रैक नहीं करेंगे। जो मेट्रोज में रहते हैं उनका रिस्पॉन्स, आई थिंक दैट्स व्हाट शी हैड शोन टू द वर्ल्ड कि मतलब डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पर बैठे हो। एंड शी टुक ऑनलाइन क्लासेस फॉर द 2 years and she went on to crack this examination. Thank you so much, Charvi, for joining us today, and I'm sure this session with you will definitely be a motivation for a lot of students. बहुत सारे नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स हैं जो सोचेंगे इसके बारे में, उनको बहुत ही मोटिवेट करेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, पार्टी थैंक यू सर। चलती रहनी चाहिए। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू शिफ्ट योर गियर टू क्लास 12 बोर्ड प्रिपरेशन, बट उसके बाद भी पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।